सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के दो टॉपिक कवर किए थे 1.1 एंड 1.2। अब इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं 1.3 कंडक्टर एंड इंसुलेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली टू कैटेगरी आती है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो भी मेटल है या जो भी बॉडी है अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रॉन को पास होने देती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और जो भी बॉडी है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजीली पास नहीं होने देती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब कंडक्टर की बात हम बताएं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि कंडक्टर के कुछ एग्जांपल होते हैं कि मेटल के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो इजीली वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं। और इंसुलेटर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ पे फ्लो होने नहीं देते। चलिए देखते हैं कंडक्टर किसे बोलते हैं। विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो भी बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इसका मेन रीजन क्या है, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, मेटल, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी और अर्थ, ये सब किसके एग्जांपल है, कंडक्टर्स के एग्जांपल है। और एक अनदर कैटेगरी है इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको वो क्या करती है, रेजिस्ट करते हैं, उसको रोकने का काम करता है, ये प्रॉपर्टी है। सो देखिए इंसुलेटर नॉन मेटल लाइक ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। इनका काम यही है कि वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसको ये रोकने का कोशिश करते हैं और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। और ये मेनली ये दो कैटेगरी है, लेकिन एनसीईआरटी में स्टार करके एक थर्ड कैटेगरी भी दिखाई गई है, सेमीकंडक्टर। उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 14 है उसके अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो ये सेमीकंडक्टर है ये इस दो कैटेगरी के बीच में आती है। जो कंडक्टर है वो इजीली पास होने देता है, इंसुलेटर है वो पूरी तरह से रोक देता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर है वो इन दोनों के बीच में आता है, इंटरमीडिएट होता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर सरफेस ऑन मेटल। ये अब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी के अंदर, सपोज मेरे पास दो सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये सरफेस है मेटल का, और मेरे पास एक और सरफेस है, ये सरफेस है प्लास्टिक का। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने बोला कि मेटल सरफेस के उसके अंदर क्या हो गया, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। जबकि प्लास्टिक के सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफी कम होगी। अब क्या होता है कि जब भी हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इनके बीच रिपल्सन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी सरफेस पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पूरी सरफेस के अंदर चले जाएंगे। और यही बात करें अगर हम प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के अंदर क्या होगा, प्लास्टिक के अंदर क्या होगा कि अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे स्टक रहेगा, वो पूरी जो सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये एक बात आप याद रखना। और इसका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, एक प्लास्टिक का कॉम्ब है जिससे हम अपने बाल बनाते हैं। एक प्लास्टिक का कॉम्ब लेता हूं, अगर मैं इस प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर के साथ रबिंग करता हूं तो सपोज इसके अंदर कोई चार्ज आ जाता है, सपोज ये चार्ज आ गया माइनस, ये अब माइनस चार्ज आ गया, तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लास्टिक का कॉम्ब है, तो ये माइनस चार्ज यही सरफेस पर रहेगा, ये पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सिमिलरली प्लास्टिक है क्योंकि ये, तो यहाँ पर ये चार्ज यही का यही रहेगा। और अगर मैं इसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के नजदीक ले आऊंगा तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपल करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस प्लास्टिक के कॉम्ब की जगह ये स्टील का, मेटल का जो स्पून है वो मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, मेटल का स्पून मैं जैसे ही यूज करता हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा, इसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ ये भी कैसे एक कंडक्टर है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन वैसे जैसे मैंने इस चम्मच को मेरे हाथ में पकड़ा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी से कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात एनसीईआरटी में बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके कहाँ हो जाता है, ग्राउंड में हो जाता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो प्लास्टिक के कॉम्ब में ही अटक जाता है। अगर सपोज हम इस
स्पून को अगर हम प्लास्टिक का हैंडल लगा दे तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन वो ग्राउंड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, इंसुलेटर आ गया। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है 1.4 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या है। इफ द चार्जेड बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इट्स कॉल्ड द पॉइंट चार्ज। चलिए समझते हैं पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं। सपोज मेरे पास दो बॉडी है, सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और मेरे पास ये एक और चार्ज है प्लस क्यू। अगर मैं इसकी साइज देखूं तो काफी छोटी है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा है, तो मैं इस चार्ज को सिंपली चार्ज ना बोल के मैं इसको क्या बोलूंगा, पॉइंट चार्ज बोलूंगा। क्योंकि पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज इसे कहते हैं जिसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर साइज, इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज। अभी हम जितने भी बात करेंगे इस चैप्टर में सब में हम ये क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे। और इस पॉइंट चार्ज के अंदर क्या होगा कि जितने भी चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ऐसा हम मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है वो है 1.4.1 एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका मतलब सिंपल है कि बॉडी पर जितने भी चार्ज है उसका हमें सिर्फ एक सम कर देना है, एक सरवाड़ा कर देना है जितने भी चार्ज बॉडी पर अवेलेबल है विथ द साइन। चलिए डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। सपोज कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर सपोज कोई बॉडी है, इसके अंदर दो चार्जेस है प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो अगर टोटल चार्ज हमें बताना है तो सिंपली क्या करना है, इस चार्ज का हमें क्या करना है, सिंपली एडिशन कर देना है विथ द साइन। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, बॉडी पे 2q आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज इस बॉडी पे +1 +3 -2 +1 इतने चार्ज है, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिंपली मैंने जो बोला है कि हमें इसका सम कर देना है विथ द साइन। तो देखिए +1 +3 +1 और -2 कितना हो, 1 और 3 4 4 1 5 5 में से 2 गए तो 3। तो बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ, 3 हुआ। तो जो यहाँ पे हम जो चार्ज है उसका सिंपली सम करते हैं, एडिशन करते हैं, सिमिलरली लाइक मास। लेकिन मास और चार्जेस के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली होता है। चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सिमिलरली लाइक मास, क्योंकि मास के अंदर भी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। उसी तरह से चार्ज है, चार्ज के अंदर भी सिर्फ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई भी दिशा नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि अगर हम जो दो बॉडी है उस दो बॉडी को रब करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करवाते हैं, रबिंग करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब रब नहीं किया था तब इसके अंदर जो चार्ज थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। जब हम इसको रब करते हैं तब क्या होता है, इसके बीच में एक हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस इस दोनों बॉडी को मिलती है, लेकिन जो जिसका वर्क फंक्शन लो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देता है। सपोज यहाँ पे ग्लास का जो वर्क फंक्शन है वो कैसा है, लो है, इसीलिए ये ग्लास क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है। अब क्या होगा, अब ग्लास के पास जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए, प्लस माइनस, और अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको उसने यहाँ पे इस सिल्क के क्लॉथ है उसको दे दिया। अब यहाँ पे सिल्क पर क्या होगा, प्लस माइनस ये दोनों पे थे, और यहाँ से एक और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए, अब आप चार्ज गिनिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, इसका मतलब 0 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, +1 चार्ज हुआ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +- 0 और यहाँ पर क्या बचा, -1 बचा। तो चार्ज इज कंजर्व, इस प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ना ऐड कर रहे हैं ना अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और इस प्रोसेस में ना तो हम कोई इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं एंटायर सिस्टम की बात करूं, अगर मैं इसको पूरे सिस्टम की टोटल नेट चार्ज अगर मैं बताऊं तो इस नेट चार्ज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 0 था और यहाँ पे भी 0 था, और टोटल अगर हम नेट सिस्टम की बात करें तो 0 + 0 क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हुआ, 0 होगा। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं पर्टिकुलरली एक बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे पहले चार्ज कितना था, 0 था, लेकिन अब कितना हो गया, +1 हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पे देखिए
जीरो था, अब कितना हो गया, -1 हो गया। लेकिन अगर मैं पूरी सिस्टम की बात करूं, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के बॉडी के नेट चार्ज की बात करूं, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो इनके अंदर कितना चार्ज होगा, +1 और यहां पे क्या होगा, -1। टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो सिंपली ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ये यही बता रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इसके अंदर ना तो कोई चार्ज ऐड होता है, ना कोई चार्ज रिमूव होता है। यहाँ पे चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, और जो टोटल चार्ज है, जो नेट चार्ज है, वो जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। यहाँ पे चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कुछ नेचुरल प्रक्रिया है जिसके अंदर चार्ज चेंजेस होते हैं। सपोज एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर कि न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है, इस पर जो चार्ज है वो कैसा होता है, 0 होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखिए कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पे प्लस माइनस ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो जो टोटल चार्ज है वो पहले भी 0 था और लास्ट में भी क्या हुआ, 0 हुआ है। हमारा जो अगला बेसिक प्रॉपर्टी है वो है 1.4.3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एकदम इजी प्रॉपर्टी है, सिंपली हमें एक ही बात याद रखनी है, और ये है ये Q इज इक्वल टू NE, इसे ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए समझते हैं। अगर हम किसी दुकान में नींबू लेने जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई आधा नींबू दे दो, भाई 2 नींबू पूरे दो और 1 नींबू आधा दो। ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम या तो बोलेंगे 1 नींबू दो, या 2 दो, या फिर 3 दो, या फिर 4 दो। कभी भी हम फ्रैक्शन में यानी कि आधे नींबू नहीं मांगेंगे। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे भी हम दो बॉडी को जब रब करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पूरा 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आधा इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। इसको ही बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। Q इज इक्वल टू NE। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होंगे वो E के मल्टीपल में होंगे, और ये जो N है वो N क्या होगा, वो N कुछ भी हो सकता है, +or-1, +or-2, +or-3। इसको सिमिलरली क्या बोलेंगे, N क्या है, इंटीग्रल नंबर। ठीक है, ओके। और हमें पता है कि हम जो प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको हम क्या लेते हैं, प्रोटॉन पर जो चार्ज है, प्रोटॉन पर जो चार्ज है उसको हम +E से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको हम -E से डिनोट करेंगे। ठीक है, और चार्ज का जो SI यूनिट है, चार्ज का जो SI यूनिट है, चार्ज का जो SI यूनिट है वो है कूलम, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और चार्ज का सिंबल है, चार्ज का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ बातें थी चार्ज के बारे में। ओके, और दूसरी बात ये है कि चार्ज का जो यूनिट है वो एक तो कूलम है, और उसके छोटे यूनिट भी है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को हम क्या लेंगे कि 10⁻⁻⁶ कूलम, और 1 मिलीकूलम, 1 मिलीकूलम को भी हम क्या लिखेंगे, 10⁻³ कूलम। तो ये कुछ चार्ज के यूनिट है, ये बड़ा वाला यूनिट है और एक ये छोटा वाला यूनिट है। जो प्रोटॉन पर का चार्ज है उसको हम क्या लिखेंगे, जो प्रोटॉन पर का चार्ज है उसको हम लिखेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसको हम लिखेंगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दो वैल्यू है, आपको ये याद रखनी होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कोई एक बॉडी पर, सपोज मैंने ऐसा बोला कि कोई एक बॉडी है उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम चार्ज है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम जनरली बोलते हैं कि इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या फिर प्रोटॉन की संख्या होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखिए, Q इज इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन से। Q कितना है, चार्ज कितना है, 1 कूलम है। ओके, और मुझे नंबर देखने के कितने नंबर है, वहां पे कितने नंबर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वो मुझे ढूंढने हैं, नंबर ढूंढने हैं। और इलेक्ट्रॉन मुझे ढूंढना है तो उसका चार्ज, अभी मैं सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं, तो क्या होगा
1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे ला दीजिए तो क्या होगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो गए और यहाँ पे n, तो यहाँ पे कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पे, एक बॉडी पे। तो आप इसका मतलब ध्यान से समझिए, अगर कोई बोल रहा है कि इस बॉडी पर सपोज इस पेन पर 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज का इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 इंटू 10⁻18। अब देख रहे हैं कितने कितने ज्यादा नंबर है, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। आई होप ये क्लियर हो गए। और एक और डेफिनेशन है कूलम की, हम जानते हैं कि करंट की जो डेफिनेशन है I इज इक्वल टू Q बाई टी। सपोज जो करंट है वो 1 एम्पियर है और Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहा है एक वायर में से, और टाइम है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे, जब जो वायर है उसमें से करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर जितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी था एनसीईआरटी के हिसाब से था। और एक और टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन को हम कैसे इग्नोर करते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए साथ में। मैंने जैसे आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटाइजेशन, इस प्रॉपर्टी को, जो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, क्वांटाइजेशन बोला है। अब ये जो क्वांटाइजेशन है वो क्या होता है कि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे इग्नोर करते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे हम गिन सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लाइन को दोहरूं, मैंने एक डॉटेड लाइन यहां पे लिखी है, अगर मैं इस डॉटेड लाइन को आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि एक कंटिन्यूअस लाइन है। अगर आप इसे नजदीक आकर देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे डॉट एक दूसरे से थोड़े अलग अलग है। सिमिलरली आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को उठाता जाऊं। यहाँ पे हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम दूर से देखें तो ये लाइन पूरा हमें कंटिन्यूअस दिखता है, अगर हम नजदीक से देखें तो हमें क्या दिखता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ यही बात की गई है एनसीईआरटी में कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी है और उस पे N1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं, और N2 प्रोटॉन है, इसीलिए मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि टोटल चार्ज इस बॉडी पे क्या है, तो जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी बोली थी कि सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करना है विद द साइन। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, N1 इलेक्ट्रॉन विद द माइनस साइन प्लस N2 प्रोटॉन विद द प्लस साइन, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को कॉमन निकालूंगा तो क्या होगा, N2 माइनस N1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिफरेंट है ये भी किसके मल्टीपल में है, E के मल्टीपल में है, क्योंकि यहाँ पे N1 और N2 इंटीग्रल है और इसका जो डिफरेंट भी आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा। तो आप एक बार एनसीईआरटी से सारा ये जो थियरी है पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।